नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने पर दोनों नेताओं को बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। सरकार का नए कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव। उच्चतम न्यायालय ने आधार पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की। आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग कोलकाता पहुंचा। आज राजनीतिक दलों से बैठक। और लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जांस्कार शीतकालीन खेल उत्सव आज से करगिल जिले के पैडम में शुरू होगा। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में जो बाइडेन ने कल नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैपिटल बिल्डिंग में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण में बाइडेन ने देश को एकजुट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका परीक्षा के दौर से गुजरकर और मजबूत हुआ है। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. At this hour, my friends, democracy has prevailed. 78 वर्षीय जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतीय और जमैका मूल की सुश्री हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये पद ग्रहण करने वाली दक्षिण एशियाई मूल की वे पहली व्यक्ति भी हैं। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन भी मौजूद थे। इससे पहले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदाई भाषण में बाइडेन प्रशासन को शुभकामनाएं दी। श्री ट्रंप बाइडेन प्रशासन को प्रभार सौंपने के बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वो भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री बाइडेन के साथ काम करने को उत्सुक हैं। उन्होंने अमेरिका का नेतृत्व करने में सफल कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए दोनों देश एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है। बढ़ता आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच निकट संपर्क सहित भारत और अमेरिका ठोस और बहुपक्षीय कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं। श्री मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों को नई बुलंदी पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रीमती हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक अवसर है। श्री मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ कार्य करने की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी पूरी धरती के लिए लाभदायक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों में अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण नीतियों को पलटना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना वायरस संकट के प्रति संघीय सरकार की कार्रवाई को मजबूती प्रदान करने के लिए 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। अन्य आदेशों में जलवायु परिवर्तन और आप्रवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन के निर्णय को बदला गया है।
अमेरिका में 4 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चेनाब नदी पर बनाई जा रही 850 मेगावाट क्षमता वाली रेटले पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये परियोजना राष्ट्रीय पनबिजली निगम और जम्मू कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम JKSPDC का संयुक्त उद्यम है। इसमें NHPC की 51% और जम्मू कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम की 49% हिस्सेदारी है। रेटले परियोजना 60 महीने में पूरी हो जाएगी। इससे बनने वाली बिजली से ग्रिड में सुधार किया जा सकेगा, जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। इस पनबिजली परियोजना से 4,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर बनेंगे, जो जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ा योगदान करेंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल आयोजित की जाएगी। 41 किसान संगठनों के बीच सरकार के साथ बातचीत का 10वां दौर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में किसानों के प्रतिनिधि और सरकार आंदोलन से संबंधित सभी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके। हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को ये प्रस्ताव दिया। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। कृषि मंत्री ने सरकार का ये दृष्टिकोण दोहराया कि कृषि कानूनों से किसानों के जीवन और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री तोमर ने अपील की कि सार्थक बातचीत के लिए कृषि कानूनों के प्रत्येक खंड पर बहस की जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से 81 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके लिए 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अंतर्गत खरीफ फसलों की उपज की खरीद जारी रखेगी। मंत्रालय ने बताया है कि प्रमुख धान उत्पादक राज्यों से अभी तक 572 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए 2,98,000 टन दालें और सोयाबीन की भी खरीद की है, जिससे 1,60,000 किसानों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। इसमें 5,30,000 लाभार्थियों को जारी की गई पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों की दूसरी किस्त की राशि शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि ये योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। ये ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना मकान हो सकता है और वो जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कुल 22 लाख मकान बनाए जाने हैं। गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। इन घरों को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं।
इन मकानों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम हैं। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का अधिकार, और इसलिए हमने जो घर देंगे महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए। ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 8,500 से अधिक गांवों में निर्माण का काम पूरा हो गया है और 51,000 से अधिक लाभार्थियों को भूमि प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा, क्योंकि इससे उन्हें बैंकों से आसानी से ऋण मिल सकेगा और उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाए। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहे बैंक से लोन भी ले पाएंगे। स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी कर चुके 218 छात्रों को डिग्रियां और डिप्लोमा दिए जाएंगे। विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने पर दोनों नेताओं को बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। सरकार का नए कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव। उच्चतम न्यायालय ने आधार पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की। आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग कोलकाता पहुंचा। आज राजनीतिक दलों से बैठक। और लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जंस्कार शीतकालीन खेल उत्सव आज से करगिल जिले के पैडम में शुरू होगा। उच्चतम न्यायालय ने आधार कानून को वैध और संवैधानिक घोषित किए जाने संबंधी 2018 के अपने निर्णय की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इस बारे में याचिकाएं नामंजूर कर दी हैं। न्यायालय की 5 सदस्यों की पीठ ने 1 के मुकाबले 4 के बहुमत से याचिकाएं खारिज की। इस बारे में पुनर्विचार याचिकाओं पर न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S. अब्दुल नजीर और B.R. गवई की पीठ ने 11 जनवरी को अपने चैम्बर में विचार किया था। अदालत का आदेश कल वेबसाइट पर अपलोड किया गया। 4 न्यायाधीशों ने याचिका को खारिज करने के पक्ष में विचार व्यक्त किया, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पर असहमति व्यक्त की। उनका कहना था कि वित्त विधेयक के रूप में आधार विधेयक की वैधता प्रमाणन मुद्दे पर बड़ी संविधान पीठ का फैसला आने तक याचिकाओं को लंबित रखा जाए, लेकिन 4 न्यायाधीशों ने बहुमत के आधार पर 2018 के अपने निर्णय पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल आज कोलकाता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनाव से जुड़े नियामक एजेंसियों से बातचीत करेगा।
ये दल अगले 2 दिन में मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, इसके अलावा मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल कल कोलकाता पहुंचा। इस दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद और राजीव कुमार शामिल हैं। भारत ने अपने सहयोगी तथा पड़ोसी देशों को कोविड के टीके भेजना शुरू कर दिया है। भूटान और मालदीव को कल मैत्री पहल के तहत कोविड टीकों की खेप भेजी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि वैक्सीन मैत्री की शुरुआत हो चुकी है। टीकों की खेप भूटान पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ये भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक और उदाहरण है। भूटान के विदेश मंत्री तांदी दोरजी ने 1.5 लाख कोविशील्ड के टीके भेजने और कोविड के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि उन्हें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 लाख कोविशील्ड के टीके मिलने से बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत संकट की हर घड़ी में हमेशा एक मित्र की तरह मालदीव के साथ मजबूती से खड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों को दी जा रही मदद पर कहा कि भारत अपने विश्वसनीय सहयोगियों और वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य जरूरतों में काम आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से कल जारी बयान में कहा गया था कि देश में बने कोविड के टीकों के लिए भारत को भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स जैसे पड़ोसी देशों से अनुरोध मिले हैं। कर्नाटका में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्राथमिकता के आधार पर 2,04,039 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है, जिसमें से 58% को वैक्सीन दे दी गई। कोविड टीकाकरण अभियान के 5वें दिन कल 34,583 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई, जो लक्ष्य का 55% है। बेलगावी जिले में सबसे अधिक 5,907 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। राज्य में कल 501 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 665 मरीज स्वस्थ हुए। कल कोविड से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 12,185 हो गई है। इस समय 7,697 मरीजों का उपचार चल रहा है। बिहार में कोविड के नए मामलों से अधिक इस बीमारी से स्वस्थ होने की पुष्टि हुई है। कल 206 नए रोगियों का पता चला, जबकि 257 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 2,54,765 रोगी स्वस्थ हुए हैं। 38 में से 15 जिलों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। 26 जिलों में संक्रमित रोगियों की संख्या 10 से कम है। सबसे अधिक 105 रोगी पटना से, जबकि वैशाली जिले से 16 रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इस समय 3,051 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.24% रह गई है। अब तक राज्य में 2,15,00,000 से अधिक कोविड जांच हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एक नया रिकॉर्ड बताया है। उन्होंने कहा कि जांच और उपचार बढ़ाने पर जोर देने से दिल्ली को कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संक्रमण की दर 0.36% रह गई है। दिल्ली में कल 228 नए रोगियों की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,33,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 6,20,000 से अधिक रोगी इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 405 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल 10 लोगों की मौत की पुष्टि होने से ये संख्या बढ़कर 10,774 हो गई है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2,147 रोगी हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि कोविड टीकाकरण के बाद भी एहतियाती सुरक्षा उपायों को जारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना का जो टीका है, एक बार लगेगा, फिर से दूसरा डोज और 1 महीने के बाद लगेगा, तो उसके बाद टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो आप प्रतिबंधात्मक उपचार ले रहे हैं, उसको भी लेते रहना चाहिए, जिसके के कारण कोई भी जो अभी हम संरक्षक उपाय कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ सबकी सफाई रखना, सभी जगह स्वच्छता का पालन करना, ताजा खाना, नींद अच्छी लेना, ये बहुत जरूरी। देश में पिछले साल नवंबर में करीब 10,11,000 लोगों को नौकरी मिली।
कल जारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनंतिम आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। कोविड महामारी के बावजूद पिछले वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान लगभग 45,29,000 लोगों को नौकरी मिली। कल जारी आंकड़ों में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें महीने के दौरान नौकरी मिली और भविष्य निधि संगठन ने जिनका अंशदान प्राप्त किया। सरकार ने कहा है कि देश के 6 राज्यों में मुर्गियों में एवियन फ्लू की पुष्टि हुई है। इनमें केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। 10 राज्यों में कौवों, जंगली पक्षियों तथा प्रवासी पक्षियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। देश के बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा के लिए गठित केंद्रीय दल ने कल महाराष्ट्र के सतारा, लातूर, परभनी और बीड जिलों का दौरा किया। एवियन फ्लू के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में श्री नड्डा ने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने में योगदान के लिए कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के रूप में उनका इरादा चुनाव जीतना और ऐसी सरकार का गठन करना है जो लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कोई दल सेवा में किस तरह से योगदान कर सकता है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी से निर्णायक लड़ाई में न सिर्फ देशवासियों का मार्गदर्शन किया बल्कि गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया। इस दिशा में गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने सहित कई पहल की गईं। गोवा की राजधानी पणजी में जारी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आज 6ठा दिन है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि फिल्मोत्सव का आयोजन मिश्रित रूप में किया गया है, जिसमें फिजिकल और वर्चुअल रूप से फिल्में दिखाई जा रही हैं। फिल्मोत्सव के दौरान कुछ निर्देशकों ने बातचीत में अपनी फिल्मों की थीम के बारे में जानकारी दी। फिल्म ग्रीन ब्लैक बेरीज के निर्देशक पृथ्वीराज दास गुप्ता ने अपनी फिल्म के बारे में बताया कि इसमें पूर्वोत्तर भारत के दूर दराज के गांवों के बच्चों की कहानी दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म में शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों को आने वाली कठिनाइयां उजागर की गई हैं। उनकी इस फिल्म को भारतीय पैनोरमा की गैर फीचर श्रेणी में शामिल किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि फिल्म की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में उन्हें 2.5 वर्ष का लंबा समय लगा। इस बीच फिल्मोत्सव के विश्व पैनोरमा खंड की फिल्म समर रिबेल्स की निर्देशक मार्टिना सकोवा ने कहा कि उनकी फिल्म मैत्री, विश्वास और भाईचारे को प्रोत्साहित करती है। पणजी से मुकेश थली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल उत्सव आज से करगिल जिले के पैडम में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में साहसिक पर्यटन और खेलों की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए जंस्कार में खेलो इंडिया जंस्कार शीतकालीन खेल और युवा उत्सव हर साल आयोजित किया जाएगा। लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए इस उत्सव की योजना बनाई गई है। 13 दिन के उत्सव में आइस क्लाइंबिंग, जमी हुई जंस्कार नदी पर ट्रैकिंग, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर और देशज फूड फेस्टिवल मुख्य आकर्षण होंगे। इसका आयोजन लद्दाख प्रशासन कर रहा है। लेह से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल से 4 फरवरी तक लखनऊ में अवध शिल्पग्राम परिसर में हुनर हाट का आयोजन करेगा। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 दस्तकार और शिल्पकार इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। मंत्रालय ने बताया है कि देश के मशहूर कलाकार हुनर हाट में प्रतिदिन आत्मनिर्भर भारत के विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तापमान 8 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।
श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु कृषि कानूनों के अमल पर 1.5 साल तक रोक लगाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, संयुक्त कमेटी बनाने का भी दिया प्रस्ताव, केंद्र के इस प्रस्ताव से गतिरोध टूटने के संकेत। सकारात्मक नजर आए किसान संगठन, लेकिन फैसला करेंगे आज। विज्ञान भवन में कल फिर होगी किसानों के साथ एक और दौर की वार्ता। कोरोना टीकाकरण पर राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, कोरोना पर जीत का टीका, हम संभले, दुनिया फिसली। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और स्पेन में तेजी से वापस बढ़ रहा कोरोना। भारत में 10 लाख पर केवल 10 कोविड मरीज। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भारत से भूटान और मालदीव पहुंची टीके की पहली खेप। कई देशों ने भारत से किया है संपर्क। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के शपथ ग्रहण पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अमेरिका में लोकतंत्र का नया अध्याय। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। नवभारत टाइम्स लिखता है, सुधार की राह पर अर्थव्यवस्था, बिजली का रिकॉर्ड मांग। फैक्ट्रियों से काम और घरों में बिजली की खपत में इजाफे की मांग बढ़कर कल रिकॉर्ड स्तर 185.82 मेगावाट हुई। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली से कानपुर तक सीबीआई ने अपने अफसरों के ठिकाने खंगाले। रिश्वतखोरी के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने के बाद सीबीआई ने 4,300 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में अपने ही अफसरों पर केस दर्ज करने के बाद 14 ठिकानों पर छापे मारे। जागरण विशेष की खबर है, भीख मांगने वाले बच्चे अब वर्चुअल क्लास में सीख रहे कोडिंग। मध्य प्रदेश में मुरैना के अभुद्य आश्रम में रह रहे बच्चे को विशेष दे रहे कंप्यूटर की शिक्षा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने पर दोनों नेताओं को बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पनबिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। सरकार का नए कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव। उच्चतम न्यायालय ने आधार पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की। आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए पूर्ण निर्वाचन आयोग कोलकाता पहुंचा। आज राजनीतिक दलों से बैठक। और लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जांस्कार शीतकालीन खेल उत्सव आज से करगिल जिले के पैडम में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।